हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वी एन सर। और अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 7, जिसका टॉपिक है कूलम्स लॉ एडवांस प्रॉब्लम। प्रीवियस क्लास में अपने देखा था कूलम्स लॉ और उसके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम। आज अपने देखते हैं इसके ऊपर एडवांस प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अपना अच्छा सा टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे भी चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज होने चाहिए बस, क्योंकि कूलम्स लॉ बेसिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्जेज के ऊपर। तो ये जो दो पॉइंट चार्जेज हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर लगता है। क्या लगता है बच्चों फोर्स इसके बीच में? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर फोर्स अपना लगता है। लेकिन इसमें आर है दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस। आर क्या है बच्चों बताओ? दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है। और ये जो दोनों चार्जेज हैं ये पॉइंट चार्जेज होते हैं। पॉइंट चार्जेज के बीच की डिस्टेंस हमको इजीली पता चल जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम करवाने वाला हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस पर एक रॉड है। ऐसे ये एक रॉड है बेटा, जो पॉजिटिव है रॉड, और इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल, और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो एल है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि ये पॉइंट चार्ज से रोड का ये जो एंड है, एंड ए, इसकी डिस्टेंस तो एल है, लेकिन जो एंड बी है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? यहां से 2l हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो इसमें हमें r जो है वो डिफरेंट है, एक एंड से l डिस्टेंस है और एक एंड से 2l डिस्टेंस है, यानी कि एक ये बॉडी हो गई है। जबकि कूलम का जो लॉ था वो पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता था। तो यहाँ बॉडी के केस में जब हम डिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसको बेटा हम कैसे करते हैं? इसके ऊपर एक हम पॉइंट चार्ज लेकर, यानी रॉड का एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का चार्ज होगा dq, और इसकी जो लेंथ है एलिमेंट की वो dx, और इस एलिमेंट से जो चार्ज की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? x, और x की हम लिमिट लेनी पड़ेगी, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा l से 2l के बीच में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। तो हमें समझ आई इस स्लाइड में ये बात कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें पॉइंट चार्ज ना होकर एक बॉडी की फॉर्म में हो, और बॉडी की या रॉड की फॉर्म में हो, और रॉड में डिस्टेंस एक एंड से l हो और दूसरे एंड से 2l हो। तो हम उसको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं? देखो बेटा, ये अपने पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1, एक चार्ज है कैपिटल Q, और ये हमारे पास एक रॉड है प्लस Q। अब इसके इस एंड A की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? L है, और एंड जो B है ये इसकी डिस्टेंस कितनी है? यहां से 2L है। ये बेटा हो गई है हमारी L डिस्टेंस, और L ये हो गई। तो यहां से यहां तक L और यहां तक क्या होगी? 2L। तो अब हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे? फाइंड क्या करना है हमें? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन रोड एंड पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, मैंने बेटा आपको जो एक्सप्लेन किया अभी, देखो उसको, कि ये हमारे पास एक रॉड है और ये है हमारा पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ये है L, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 2L। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रॉड हमारे पास Q और L है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर एक एलिमेंट ले लेते हैं। इस एलिमेंट का चार्ज है dq और इसकी लेंथ है dx, और इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है, इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है चार्ज से, वो सपोज करो, एज्यूम करते हैं अपने x है। तो बेटा इस एलिमेंट के कारण, यानी कि हम जो कूलम्स लॉ अपने कहते हैं ना कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल होता है, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया ना, इसका एलिमेंट तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो पॉइंट चार्ज के बीच हम फोर्स निकाल लेते हैं, यानी कि इस एलिमेंट और क्यू में फोर्स कितना हो जाएगा? df क्यों लिखा बेटा? क्योंकि एलिमेंट के कारण फोर्स है, एलिमेंट के साथ फोर्स है। df इज इक्वल टू
के कैपिटल क्यू इंटू में डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो के Q1 Q2, Q1 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, चार्ज कैपिटल Q, Q2 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, इसका चार्ज, एलिमेंट का चार्ज। एलिमेंट का चार्ज बच्चों कितना है बताओ, dq, और एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की बताओ, x। तो df क्या हो गया, k q dq बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें, dq की हमें वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, तो बताओ l लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, q। तो l लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है बताओ, q। तो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज बताओ कितना हो जाएगा, Q बाई एल। और इसकी बेटा लेंथ कितनी है, dx। तो dx लेंथ के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इनटू में dx हो जाएगा। ये बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ, dq की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, dq की। इसको अपने बेटा नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखो फिर से देखो एक बार, df मैंने क्या नोट किया था बताओ, k q dq अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, सभी बच्चों ने देख लिया, फिर से देख लो, सही लेके आया हूं मैं यहाँ, के क्यू डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, के क्यू डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ डी क्यू की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी बताओ, क्यू बाई एल इंटू में डी एक्स। ये हमने कैसे फाइंड की बताओ, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड का मतलब एल लेंथ, पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। बोलो फिर से, एल लेंथ पे कितना है चार्ज, क्यू। यूनिट लेंथ पे कितना होगा, Q बाई एल। और dx लेंथ पे कितना होगा, dx किसकी लेंथ है बेटा, इस एलिमेंट की। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, dx। और dx लेंथ के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इनटू में dx। तो dq की वैल्यू, तो dq की वैल्यू बच्चों किसके बराबर बन रही है बताओ, यहां से Q बाई एल इंटू में dx। ये वैल्यू हम लेके चलते हैं आगे, Q बाई एल इंटू में dx। तो आगे बढ़िए, df इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया। डी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी थी, क्यू बाई एल इंटू में डी एक्स। अब ये जो चार्ज है बेटा किसके बीच आया, रोड का नहीं है ये किसका किसका फोर्स आया बताओ, एलिमेंट के बीच। यानी कि इस पॉइंट चार्ज और इस एलिमेंट के बीच में फोर्स आया है। ठीक है, यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स आया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरी रोड का फोर्स निकालें, तो ये जो एलिमेंट है ये कहां से कहां तक लिए जा सकते हैं, ए से बी तक। यानी रोड के जो एलिमेंट हैं वो स्टार्ट कहां से होंगे, ए से। ए का मतलब कहां से स्टार्ट होंगे, चार्ज से कितनी डिस्टेंस से, एल से। तो एल से तो एलिमेंट स्टार्ट होंगे और एल से एंड कहां तक होंगे, 2L तक। तो एक चार्ज से रोड कहां स्टार्ट हो रही है, एल से। तो एल से एलिमेंट लेते 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 एलिमेंट की लिमिट कहां आ जाएगी, 2L तक। तो एल से स्टार्ट करके 2L तक। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू एल इंटू में डी एक्स। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, एल से 2L। समझ गए बेटा, एल से 2L, क्योंकि एलिमेंट की इनिशियल लिमिट क्या होगी, एल। एलिमेंट स्टार्ट कहां से हुए थे रोड में बताओ, स्टार्ट कहां से हुए थे, एल से। और कंप्लीट कहां होंगे बताओ, 2L पे। तो इनिशियल लिमिट क्या हुई, एल, और फाइनल लिमिट क्या होगी इसकी, 2L। तो इनिशियल और फाइनल के बीच हम इसका अब क्या करेंगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। और बहुत ईजी सा इंटीग्रेशन है, जैसे ही आप करोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन df बेटा कितना होता है बताओ, f। और जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, कौन कौन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है बच्चों, q कांस्टेंट है, स्मॉल q रोड के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है, लेंथ उसकी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। और लिमिट क्या आ गई बताओ इसकी, l से 2L तक। और अंदर क्या बच गया बच्चों यहाँ पे बताओ, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ आ जाइए, f कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू क्यू अपॉन में l। और यहाँ पे जो x की पावर 2 है, ये ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगी, x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जिसकी लिमिट क्या है, l से 2L। इंटीग्रेशन कर दिया, पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो फोर्स बच्चों कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, के क्यू क्यू बाय एल। यहाँ क्या आएगा, x की पावर कितनी बच गई बेटा, -1 डिवाइड बाय -1, लिमिट l से 2L तक। फिर देखो f कितना आ जाएगा, ये माइनस का जो साइन है इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, के क्यू क्यू बाय एल।
और अंदर क्या बचेगा बताओ 1/x, जिसका अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2l माइनस 1/l, x की जगह पर एक बार 2l और एक बार l पुट कर देंगे। l तो बच्चों कॉमन आ जाएगा और हाफ माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो f का आंसर बेटा कितने आ जाएगा प्लस k/q/l², और अंदर क्या बचेगा बेटा हाफ बचेगा, यानी कि नेट आंसर क्या हो गया बताओ k/q/2l², k/q/2l², ये आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, ये एडवांस प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा ये वाली। ये आपका एक जेई का क्वेश्चन था, इजी है लेकिन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका कंसेप्ट सोचो एक बार फिर से। कंसेप्ट बस इतना सा ही है कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, पूरी रोड पे एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हम रोड को पॉइंट चार्ज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी है x है, और पॉइंट चार्ज का फोर्स क्या होगा k/q1q2/x²। Q1 Q2 की जगह पे पॉइंट चार्ज कितना नोट किया dq, और dq की हमने वैल्यू निकाल ली यूनिटरी मेथड से और बस उसका इंटीग्रेशन कर दिया। वो तो मैंने स्टेप पूरे लिखे थे, बच्चे छोटे होते हैं कई बार, तो मैंने इसलिए समझाने के लिए सारे इसके स्टेप लिख दिए इंटीग्रेशन के, वरना मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करता और ये स्टेप माइनस के बजाय डायरेक्ट इसका 2 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आंसर इसका लिख देता, तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता। तो इंटीग्रेशन की आप प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा बहुत इजीली। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बेटा एक पॉइंट है समझने का, फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू एक्शन रिएक्शन लॉ, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन लॉ। देखो बेटा क्या होता है कि फोर्स कभी अकेला नहीं लगता, फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं, ये बात आप बच्चों को आती है, सिंपल बात है। कैसे कि आपके पास जो पॉसिबल केस थे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी बताओ, या तो दोनों चार्ज प्लस के होंगे, या दोनों चार्ज क्या होंगे माइनस के होंगे, या ऐसा होगा कि एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज क्या हो माइनस हो। अब दोनों प्लस होंगे तो इसके नंबरिंग कर लो बेटा 1 और 2, ये चार्ज 1 है ये 2 है, तो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन बोले तो दोनों क्या होना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे कि पास होना चाहेंगे, दूर होना रिपल्शन में, यानी ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। अब देखो इसके फोर्स को लिखना कैसे है, जैसे ये फोर्स 1 पर लगा तो इसे हम लिखेंगे बेटा F12 वेक्टर, इसे हम लिखेंगे F21 वेक्टर। बोलने में चाहे आप 1 2 2 1 बोल सकते हो, लेकिन समझना क्या है 1 2 का मतलब फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, या ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी पहले पर दूसरे के कारण, और ये क्या है दूसरे पर पहले के कारण। तो पहले जो डिजिट होता है वो टारगेट का होता है, ठीक है। यानी कि मैंने ये बोला कि अगर मैं बच्चों आपको लिख दूं F12, तो 1 क्या होता है टारगेट वाला चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगता है, टारगेट चार्ज, ठीक है, और 2 क्या होता है सोर्स जो कि फोर्स को लगाता है, ठीक है। तो 1 पर दूसरे के कारण, तो लगा किसके ऊपर फोर्स 1 पर, तो 1 क्या हुआ टारगेट चार्ज, और लगाया किसने 2 ने, तो 2 क्या हुआ उसका सोर्स चार्ज हुआ, ठीक है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1/2, इसको बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक। ऐसे ही बेटा दोनों माइनस हैं तो इनमें भी क्या लगेगा रिपल्शन, ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा F12 वेक्टर, और ये फोर्स क्या हो जाएगा F21 वेक्टर। और प्लस और माइनस बोले तो इनमें क्या होगा बच्चों बताओ अट्रैक्शन, तो अगर इनमें अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बताओ F12 वेक्टर, और यहाँ पे क्या लगेगा बताओ F21 वेक्टर, और दोनों अट्रैक्शन के कारण क्या आना चाहेंगे पास पास आने की टेंडेंसी रखेंगे। तो ये था रिपल्शन और अट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। 1 2 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और हमने क्या बताया था फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं, एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और हमेशा बेटा देखो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, चाहे दूर जा रहे हो और चाहे पास आ रहे हो, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब ये फोर्स अगर राइट साइड में लग रहा है तो ये किधर लग रहा है लेफ्ट में, ये राइट में तो ये लेफ्ट में, और ये वाला लेफ्ट में, तो फिर ये बोले तो किधर लगेगा राइट में। तो इसलिए फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ। ये न्यूटन का कौन सा लॉ था बताओ, थर्ड लॉ था। तो इसलिए एक क्वेश्चन आया था बेटा नीट में यहाँ से थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेस
कि कूलम्स लॉ न्यूटन के कौन से लॉ पर बेस्ड है, तो आंसर क्या देंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, हर एक्शन की रिएक्शन होती है और फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं, जितना 1 पर 2 के कारण लगता है उतना ही 2 पर 1 के कारण। तो बच्चों हम अब लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21, क्योंकि जितना फोर्स 1 पर 2 के कारण लगता है उतना ही 2 पर 1 के कारण हर एक्शन की रिएक्शन होती है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और अलग अलग बॉडीज पर, यानी यहाँ पर अलग अलग चार्ज पर लगते हैं। एक फर्स्ट पे लगता है और दूसरे वाला सेकंड चार्ज पे लगता है। तो ये बेटा स्टेटमेंट थी एक्शन रिएक्शन लॉ की। और लास्ट में लिख दो कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर लगा के उसका मोड बना दो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। लेकिन अगर इनको बेटा आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हो तो ये बात सही है, पर अगर आप इसको विद डायरेक्शन लिखते हो तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ऐसे लिखना है। यहाँ नेगेटिव साइन बेटा क्या इंडिकेट करता है कि दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। ये कोई इश्यू नहीं है, माइनस इधर लिया, आप माइनस इधर ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बताना यह है कि जिधर 1 2 की डायरेक्शन लोगे 2 1 उसका अपोजिट होगा, या जिधर 2 1 की डायरेक्शन लोगे 1 2 वाला फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये बात बहुत इजी थी बेटा कि फोर्स हमेशा, शॉर्ट कर लो, रिड्यूस करो जल्दी से, कि फोर्स हमेशा कैसे लगता है बताओ, पेयर्स में, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में, 1 पर 2 के कारण और 2 पर 1 के कारण। नोट कर लो इसको। अब बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूं अभी कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है। वेक्टर्स को एडिशन करने के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए बेटा हमारे पास 2 लॉ होते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ये बेटा मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं अभी, 11th क्लास की बात। 11th क्लास में बच्चों ने पढ़ा था वेक्टर वाला चैप्टर, उसमें आपने बेटा स्टडी किया था वेक्टर एडिशन लो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लो। तो वेक्टर एडिशन के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि ये बेसिक बात है, हर बार यूज होती है 11th की ये बात, तो जहां जहां यूज होगी 11th की कोई बात हम आपको बताते रहेंगे। तो पैरेललोग्राम लो बेटा क्या था, देखो ध्यान से सुनो। अगर ये कोई चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर बेटा 2 फोर्स लग रहे हैं एक साथ। एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर। कितने एंगल पर, थीटा एंगल के। तो बेटा अगर 2 फोर्स थीटा एंगल के ऊपर लग रहे हैं तो इनको एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको ऐड करने के लिए एक लॉ बना हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ, जो क्या होता है कि अगर बेटा 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं ना, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो कहीं इनके बीच में होगा। ये आ गया इनका नेट फोर्स, ये क्या आ गया इनका एफ नेट फोर्स आ गया, जो इनके बीच में आ गया। और इस एफ नेट की जो वैल्यू होती है वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि एफ नेट जो होता है वो इन दोनों का एडिशन होता है, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का एडिशन होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है इजीली, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। और क्योंकि एक पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगल लॉ भी ऐसा ही होता है, बस उसकी शेप थोड़ी चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं हम, देखो ये F2 है बच्चों, तो F2 के सामने ये भी तो F2 होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये साइड देखो F2 है, मेरे हाथ की तरफ देखो ये F2 है, तो ये भी क्या होगी F2। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, F1 को तो मैं एज इट इज ही बना देता हूं, ये मैंने बनाया F1 वाली साइड, F2 को मैंने वहां के बजाय, पैरेलल साइड इक्वल थी तो मैंने इसको यहां बना दिया, यहां बना दिया मैंने F2 को, ठीक है। और जैसे ही मैंने F2 को यहां बनाया और F नेट अपना ये एज इट इज था ही सही, तो आपको अब ये किसकी शेप में नजर आया बताओ, ट्रायंगल की शेप में। बात तो एक ही है, ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल है, तो 2 अलग अलग लॉ हैं,
ठीक है, सुटेबिलिटी के हिसाब से कभी इससे सिखा देते हैं, कभी इससे सिखा देते हैं, दोनों का आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है, दोनों का आंसर एक ही है। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लॉ बनाए हुए हैं, चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को ऐड कर लो, चाहे ट्रायंगल लॉ से ऐड कर लो। लेकिन जब ये ट्रायंगल लॉ चलता है, जब ये ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं तो इसमें बेटा एक बड़ी स्पेशल बात आती है। पता है क्या बात, कि F1 और F2 का जो ऑर्डर है वो सेम होता है। आप जरा ध्यान से देखो, ये F1 F2 ये कौन से वाइज घूमने, ब्लैक, इसलिए मैंने कलर अलग बनाया है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ब्लैक कलर वाली जो लाइन है, इनको आप थोड़ा सा रोटेट करके देखो। आप बच्चों ये देखो कि ब्लैक कलर कौन से वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस है उसकी, ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज। और अब रेड कलर के ऊपर हाथ रखो एरो की तरफ, तो रेड कलर के ऊपर हाथ रख के एरो की तरफ उसको घुमा दो, तो कौन से वाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज। इससे आपने देखा क्या, रेड कलर का जो ऑर्डर है वो दोनों ब्लैक से अपोजिट है। और रेड कलर कौन सा है बताओ, रेड कलर कौन सा है, नेट वेक्टर, नेट का मतलब रिजल्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है। बेटा ये आपने 11th में लिखी हुई है बात, अब लिखना है तो लिख लो दोबारा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट वो होता है जिसकी सीक्वेंस या जिसका ऑर्डर बाकी दोनों से अपोजिट होता है। तो ट्रायंगल लॉ में 3 साइड होती हैं, तो जिसका ऑर्डर अपोजिट हो वो एफ नेट होता है। तो एफ नेट क्या है बताओ, F1 प्लस F2 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, एक मैं रैंडम में एक ट्रायंगल बना देता हूं, देखो ऐसे ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया, इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया, और इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। और इनके नाम रख दिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ABC लिख दिए। आप बच्चे पहचान कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो कि इसमें रिजल्टेंट किसको बोलोगे, ए को, बी को या सी को। तो रिजल्टेंट की ये पहचान होती है कि उसकी सीक्वेंस अपोजिट होती है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पे दो टिप मिलते हैं वहां पे एक होता है, पर ये वाला जो बात है ना बेटा, ऐसे नहीं समझनी है, ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई समझाए तो वो गलत है, कि बड़े वाला एफ नेट है, ये भी गलत है, ठीक है। एफ नेट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वेक्टर एडिशन लो बहुत अच्छा लो है, 11th में आपने डिटेल पढ़ी हुई है उसकी, ठीक है। पर अभी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेट वो होता है जिसका बेटा सीक्वेंस उल्टा होता है। तो यहाँ ए और बी को देखो, ए और बी कौन से वाइज घूम रहे हैं, दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज। लेकिन सी कैसे है, सी को सी के ऊपर हाथ रख के एरो की साइड में रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपोजिट सीक्वेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी। तो सी ही बेटा इनका एडिशन है, यानी सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर के। तो नोट कर सकते हैं कि नेट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जिसका सीक्वेंस या ऑर्डर अपोजिट होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी। अब बेटा आती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्योंकि मैंने आपको वेक्टर का बेसिक बताया, तो मैं आपको बताता हूं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अभी तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो बताया था कि कूलम्स लॉ बच्चों होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², यही होता है बेटा कूलम्स लॉ। तो आओ इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, K Q1 Q2/r². एक बार मैं इधर और लिखता हूं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². ठीक है। और आर वेक्टर बच्चों किसके इक्वल था बताओ, आर वेक्टर किसके इक्वल था, आर वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है। आर कैप, आर कैप क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है। और आर कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, आर वेक्टर बाई आर को। आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अपने वहां बोलते हैं कि आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बेटा, डायरेक्शन को बताना, फोर्स की डायरेक्शन को बताना। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, मान लो इसकी डायरेक्शन एक्स है तो हम यहाँ आई कैप लगाएंगे, अगर वाई डायरेक्शन है तो वहां जे कैप लगाएंगे, माइनस वाई है तो माइनस जे कैप लगाएंगे। आप लगाते थे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो यहाँ हमने आर कैप लगाया। अब आर कैप कुछ भी हो सकता है, आई जे के की फॉर्म में होगा, ये पक्का है। लेकिन अब आर कैप की अगर अपने वैल्यू लगाएं तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यदि हम इसको वेक्टर, ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, यदि हम इसकी बेटा वैल्यू यहाँ पे लगाएं एफ वेक्टर की, तो वो क्या हो जाएगी, K Q1 Q2। आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर बाई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आर वेक्टर आ जाएगा, और जो आर नीचे आएगा वो मिलके आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर बाई आर, आर स्क्वायर से मिलके उसको क्यूब में चेंज कर देगा। अभी बच्चे एक बात सोच रहे हैं, क्या बात सोच रहे हैं कि सर ने इस फॉर्मूले को 2 बार क्यों लिखा है। पहले तो आप ये समझ गए, अगर यहाँ कैप आएगी तो नीचे क्या आएगा बेटा, अगर यहाँ कैप आएगी तो नीचे स्क्वायर आएगा, और वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा। इसका लॉजिक आप समझ भी गए हो, और ये तो हम आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। आज आपको मैंने क्या बात बतानी है कि बेटा फोर्स कभी अकेला नहीं लगता, एक फोर्स होता है F12 और एक होता है F21, तो इन दोनों का ही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो दोनों का सीखना पड़ेगा। और अगर अपने दोनों का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे मान लो, तो बहुत आसान सी बात है, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब ये है फोर्स 1-2 का, तो 1-2 1-2 और 1-2, इसके नीचे भी 1-2 1-2 और 1-2, मतलब फोर्स 1-2 का लेंगे तो सब कुछ 1-2 1-2 हो जाएगा, और अगर फोर्स 2-1 का लेंगे तो सब कुछ 2-1 2-1 2-1 2-1 और 2-1। बच्चे कहेंगे बहुत आसान बात होगी ये, लेकिन यही एक मिस्टेक होती है, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले आप ये बात इजी बना के याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। 1-2 है तो 1-2 1-2 1-2, 2-1 है तो 2-1 2-1 2-1, बोलो 1-2 है तो 1-2 1-2, 2-1 है तो 2-1 2-1। एक बात और, ये जो आर वेक्टर है ना बच्चों, इसको हमें न्यूमेरिकल में जब निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू होगी R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R21 की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, R2 माइनस R1, मतलब जो पहले है वो पहले ही रहेगा और जो बाद में है वो बाद में रहेगा। 1-2 है तो 1-2, 2-1 है तो 2-1। अब सेकंड बात जो मैंने आपको बेटा अभी यहाँ बताई थी कि 1-2 है उसमें 1 वाला हमेशा टारगेट होता है, यानी पहले अगर 1-2 है तो फोर्स ऑन 1/2, ऑन 1 मतलब टारगेट कौन हुआ 1, इसमें टारगेट कौन होता है 2। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली चीज है उसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये R1 जो है ये टारगेट है, यानी ये टारगेट का पोजीशन वेक्टर है, और R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, सोर्स का। यहां भी यही है बेटा, यहां सेकंड नंबर वाला टारगेट होगा, तो पहले हमेशा क्या होता है टारगेट, और बाद में क्या होता है हमेशा सोर्स होता है, बाद में क्या होता है सोर्स होता भी बेटा ऐसे ही है ना। पहले हम कोई टारगेट रखते हैं, जैसे बच्चों ने टारगेट रखा हुआ है नीट करने का, IIT करने का, तो पहले टारगेट है, फिर आप सोर्स ढूंढते हो। ठीक है, तो सोर्स ढूंढते ढूंढते आप जैसे मेरे पास आ गए हो, तो मैं आपका सोर्स हूँ, आप टारगेट हो। ठीक है, आपका एक टारगेट है उसको पूरा करता है सोर्स, तो यहाँ पे एक टारगेट पहले लेते हैं, फिर एक सोर्स बनता है जो उस टारगेट को अचीव करवाता है। ठीक है, तो सोर्स बाद में आता है। अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि ये फॉर्मूले क्यों बनते हैं, इसके पीछे मैं NCERT वाला आपको लॉजिक सिखाता हूं बेटा अच्छा सा। ठीक है, वो क्या है देखो, अगर ये 2 चार्ज, एक बार यहां पे और लेते हैं, ये 2 चार्ज हैं। देखो अब बेटा ये है हमारे पास 2 चार्ज हैं, और ये है ओरिजिन O, और ये है फर्स्ट चार्ज Q1 और ये है सेकंड चार्ज Q2, ऐसे ही ये है Q1 और ये वाला चार्ज क्या है Q2। अब ये O है तो O से ये जो है ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। यहां भी ऐसे ही मैं बना रहा हूं कि ये है ओरिजिन, और ओरिजिन से ये फर्स्ट वाला कितनी दूर है R1 और सेकंड वाला कितनी दूर है R2। ये ओरिजिन क्या है बेटा, आपकी आंख है, समझ लो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप अपने से डिस्टेंस देख रहे हो। ओरिजिन का मतलब सेंटर, जीरो, जहां से आप डिस्टेंस को मेजर करते हो उसे ओरिजिन कहते हैं। तो आप तो अपनी आंख से देख रहे हो ना, तो ओ पे हमारी आंख है, और हमारी आई से हम देखते हैं कि Q1 कितना दूर है R1 वेक्टर, Q2 कितना दूर है R2 वेक्टर। तो ये इनके हो गए पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से R1 वेक्टर और ओरिजिन से R2 वेक्टर, ओरिजिन से R1 वेक्टर और ओरिजिन से R2 वेक्टर। अब पहले हम टारगेट पता है किसको बनाते हैं, इसको Q1 को, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है बेटा ये इधर लगता है F12 वेक्टर, और इसके ऊपर फोर्स तो हमेशा अपोजिट लगते हैं, पर इस पे अभी मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट उस फोर्स को लिखना है, यहाँ पे हमारा टारगेट इसके लिए है, तो इस पे फोर्स ये लग रहा है F21 वेक्टर।
तो जो बेटा फोर्स लग रहे थे उनको मैंने अलग अलग दो डायग्राम में दिखा दिया। तो पहले यहाँ ये वाला फोर्स हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी यहाँ उसको हमने स्टडी नहीं करना, कहोगे तो बाद में हम कर देंगे इसको। अभी आप ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये आर है, ये डिस्टेंस इनके बीच की आर है। अब हमें इसे आर वेक्टर की फॉर्म में रखना है, इस डिस्टेंस का वेक्टर लेना है। तो बेटा जैसे हम फोर्स 1-2 की स्टडी कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस भी कैसे लेंगे, 1-2 की डायरेक्शन में, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। आर कैप की डायरेक्शन, आर कैप या आर वेक्टर, ये किसकी डायरेक्शन को बताते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही आर वेक्टर या आर कैप की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स इधर लग रहा है तो आर कैप भी इधर होगी, और इधर ही है, कौन से फोर्स की तरफ है, 1-2, तो इसको 1-2 वेक्टर कहा जाएगा, R12 वेक्टर। अब इसमें ये तो आपको पता ही है बच्चों को कि F12 वेक्टर क्या होता है बताओ, A Q1 Q2 बाय R12 क्यूब इनटू में R12 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे वो पहले ही अभी लिख देता हूँ, F21 वेक्टर ये क्या होता है, A Q1 Q2 बाय R21 क्यूब डॉट R21 वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पे थोड़ा ध्यान से आप देखो, अपना ट्रायंगल लॉ को लगाओ कि सेम सीक्वेंस किसकी है। देखो आपको दिख रहा है R2 और R12, ये दोनों एक ही सीक्वेंस में, इसके एरो देखो R2 और R1, और अपोजिट में कौन है, R1। देखो बेटा इस ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल एडिशन लॉ क्या कहता है कि जो अपोजिट में है वो उसका एडिशन है। तो यहाँ अपोजिट में कौन है, R1, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, बाकी दोनों के एरो एंटी क्लॉक हैं। तो ये इनको चेक करने का मेथड है। तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। मेरे कहने का मतलब जो दोनों सेम सीक्वेंस में हैं वो वेक्टर होते हैं, और जो अपोजिट होता है वो उसका नेट यानी कि उसका एडिशन होता है। तो अपोजिट कौन है, R1। तो R12 बच्चों यहां से किसके बराबर, R12 क्या हो जाएगा, R12 किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसीलिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे R12 वेक्टर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R1 माइनस R2। तो ये पीछे वाला आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। R12 की वैल्यू क्या पुट करनी है, R1 माइनस R2। तो R12 की वैल्यू क्या लेनी है, R1 माइनस R2 लेनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा जिधर को F21 लग रहा है, अब R को जब वेक्टर बनाएंगे तो इसके ऊपर 21 लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। R21 की डायरेक्शन बोले तो F21 की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में, इसमें अपोजिट कौन दिख रहा है, मेरे को बेटा R2 दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों तो क्लॉकवाइज हैं। देखो दोनों के एरो एक ही साइड में है, और R2 कैसे घूमेगा, R2 के ऊपर हाथ रख के उसको रोटेट कर दो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब R2 वेक्टर किसके इक्वल है बताओ, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर के। और R21 वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, R2 माइनस R1। प्रूव हो गया कि R21 की वैल्यू क्या होती है, R2 माइनस R1 होती है। R21 की वैल्यू बेटा क्या होती है, R2 माइनस R1 होती है। तो अब ये बात प्रूव हो गई कि यहां पर R21 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, R2 माइनस R1। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर कई बार बच्चे छोटे होते हैं कि सर हम उलझ गए थोड़ा 1-2 2-1। वैसे तो मैंने याद कराया है कि 1-2 है तो 1-2 1-2 1-2, या तो ऐसे याद कर लो, 2-1 है तो 2-1 2-1 2-1। पर अगर 1-2 न्यूमेरिकल में कई बार गिवन नहीं होते तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, 1 किसको मानो 2 किसको मानो। तो आप ऐसे करो कि जो टारगेट हो उसको पहले लेना है। आपके लिए बेटा बच्चों के लिए पहले क्या होता है, अपना टारगेट होता है, फालतू की बात बाकी सब बाद में होती है, ठीक है। पहले टारगेट होता है, फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है, उसके लिए सोर्स को ढूंढा जाता है, बाकी सब बातें फालतू की बकवास होती हैं। तो टारगेट और सोर्स, तो पहले क्या है बच्चों के लिए, टारगेट चार्ज का पोजीशन वेक्टर, और फिर किसका वेक्टर लेना है, सोर्स का पोजीशन वेक्टर। इस तरह से याद कर लो, शॉर्ट में बोलो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, शॉर्ट में बोलो बच्चों, एक ही मिनट में बोल के दिखाओ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डॉट R कैप। और डायरेक्ट बोलो, कैप होगा तो स्क्वायर होगा, और वेक्टर होगा तो क्यूब होगा, और 1-2 है तो 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2, और 2-1 है तो 2-1 2-1 कर दो डायरेक्ट। और अगर जहां 1-2 देखना नहीं आए तो वहां अपने सोच लेंगे टारगेट और सोर्स को, बात हुई खत्म। नोट कर लो इन दोनों बातों को।
चलो बेटा अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अपनी आज की क्लास जैसे चल रही है एडवांस प्रॉब्लम, तो बेटा ऐसे एक न्यूमेरिकल आता है, ये नीट में आया हुआ है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, मैंने जब बात को रिड्यूस ही कर दिया आपको 1 मिनट में, तो इसको भी 1 मिनट में खत्म कर देंगे। पहले समझो लेकिन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 4Q इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में फोर्स बताना है किस पर, 4Q चार्ज के ऊपर, जिसकी पोजीशन कहाँ है 6 1 3, और इसकी पोजीशन क्या दी हुई है 2 -2 और 3। तो जैसे ही मैं आप बच्चों को ये बोलूं कि वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो तुरंत एक बात तो माइंड में आ ही जाती है। क्या बात माइंड में आ जाती है कि एफ वेक्टर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। अब बात यह है कि यहाँ आर वेक्टर क्या लें, हम आर वेक्टर क्या लें। तो देखो आर वेक्टर हमें क्या लेना है, तो आप देखो मैंने जो आपको बताया है कि 1 2 2 1 के चक्कर में तो हमें पढ़ना नहीं है। अब फोर्स किसके ऊपर बताना है, 4Q के ऊपर। ठीक है, तो हमारा टारगेट बच्चों कौन सा हो गया 4Q। तो आर वेक्टर पहले किसका लेना है, टारगेट का। बाद में किसका लेना है बताओ, सोर्स का। बाद में किसका लेना है, सोर्स का। ठीक है, तो करो भी स्टार्ट इसको। टारगेट, टारगेट कौन है 4Q, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर बताना है आपको 4Q के ऊपर। इसका पोजीशन क्या है 6 1 3। इसका बेटा ये मतलब होता है 6 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस 3 K कैप माइनस। अब हमें किसका पोजीशन वेक्टर देखना है बताओ, सोर्स का। सोर्स कौन है -Q, तो ये 4Q के ऊपर फोर्स लगता है, तो ये टारगेट हो गया जिस पे निकालना है, और जो लगाता है वो उसका सोर्स हो गया। 2 -2 3, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस करते हैं तो बेटा साइन चेंज कर दो, 2 I कैप, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 2 J कैप, और माइनस का 3 K कैप। K कैप से K कैप तो बिल्कुल ही कट गई। तो आर वेक्टर बच्चों आपके पास किसके इक्वल आ गया, 6 में 2 गए, कितना बचा 4 I कैप। ठीक है, प्लस 2 J कैप और J कैप कितना बना 3 J कैप, ये आ गया आर वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बच्चों कैसे निकालते होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो x कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा एक्स स्क्वायर 16, और 3 का 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25, जो रूट है ऊपर तो बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बस बच्चों आंसर करो पूरा, बस कंप्लीट। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या रखेंगे 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ 4Q। Q2 की वैल्यू बेटा कितनी है बताओ -Q, क्योंकि मैंने आपको कल एक बात और बताई थी कि वेक्टर फॉर्म में हमेशा विद साइन रखना होता है -Q। डिवाइड बाई आर का क्यूब, तो ये 5 आ गया आर, तो 5 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा 125, इंटू में आर वेक्टर, आर वेक्टर बच्चों कितना रखोगे यहाँ पे 4 I कैप प्लस 3 J कैप। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर दो, 9 इंटू 4 ये 36, जो भी है इसको थोड़ा अरेंज कर दो। साइन माइनस है, माइनस को पहले लिख लो, तो कितना हो जाएगा 36 हो गया ऊपर, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। फिर क्या है 36 के बाद क्या है इसका इंटू 10⁹9 क्यू स्क्वेयर। ठीक है, 36 10⁹9 क्यू स्क्वेयर बाई 125, और ब्रैकेट में ये इसकी डायरेक्शन है 4 I कैप प्लस 3 J कैप। लो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे आप कर सकते हो, बहुत इजी है क्वेश्चन। सीधी बात बताऊं, जैसे ही वेक्टर फॉर्म आए तो आप किसको पहले, सबसे पहले किसको फाइंड करते हो आर वेक्टर को। और आर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, टारगेट माइनस सोर्स को। ठीक है, 1 2 लेने हैं तो R12 1 - 2 होता है। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको कर सकते हो। कर दो बेटा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा आपको एक क्वेश्चन मैं और करने को देता हूं न्यूमेरिकल। देखो जी 3 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं बेटा Q। नोट करो सभी, 3 चार्जेस हैं Q, इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, सभी चार्ज बिल्कुल सेम हैं आपके पास। ये रखे कहाँ गए हैं,
ऐसे यूं रखे गए हैं बेटा। 3 चार्जेस हैं, इनकी पोजीशंस दी हुई हैं 1 1 4 5 और 7 1। 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं और उनके आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन 4 5। सॉल्यूशन करो बेटा, इसको कर सकते हो इसको सभी बच्चे। तो बेटा आपकी साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चन को करने की, प्रैक्टिस एक्सरसाइज साथ साथ इसमें चल रहे हैं क्वेश्चन, तभी अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी साथ साथ ही इसकी करनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, फिजिक्स में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप इसको खुद करो, वीडियो को 1 मिनट रोक के करो। देखो बेटा 3 चार्जेस हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे रखे हुए हैं, लेकिन मुझे इनकी पोजीशन पता है। पहले वाले की पोजीशन कितनी है? 1 1। फिर जिसकी पोजीशन है 4 5 उसको मैं टारगेट मान लेता हूँ, और इसकी पोजीशन कितनी है? 7 1 है। तो अब ये बेटा ये जो चार्ज है ये हमारा टारगेट चार्ज है। 3 चार्ज हो गए क्यू क्यू, ये हमने एक ट्रायंगल में रख दिए। ये हमें नहीं पता ट्रायंगल है, कैसे भी रख लो आप, कैसे मर्जी अपनी मन मर्जी से आप इसको रख लो। अब आप ये देखो कि टारगेट चार्ज कौन सा है, ये क्यू है। तो आप 1 बाई 1, अब सारों का फोर्स दोनों का एक साथ नहीं आपको फाइंड करना, पहले आप इस चार्ज का देखो। तो इनके बीच में आर वेक्टर निकाला जाए, यानी कि जो टारगेट चार्ज है 4 5 वाला, ठीक है, 4 5 वाला जो टारगेट है इसका आप नंबर दे दो 1, और इसका नंबर दे दो 2, और इसका नंबर दे दो 3। तो पहले आप फोर्स निकालेंगे F1 पर 2 के कारण, F1 पर 2 के कारण, ठीक है। 1 चार्ज, 1 का मतलब कहाँ रखा हुआ है? 4 5 पर। हमें फोर्स बच्चों किसके ऊपर बताना है? 4 5 पर 2 चार्जेस के कारण बताना है। प्रीवियस में हमने एक ही चार्ज के कारण फाइंड किया था, 2 के कारण तो कोई बात नहीं है, आप एक एक करके, यानी ये डबल क्वेश्चन हो गया। पहले आप एक चार्ज के कारण फोर्स को फाइंड कीजिए। तो कितना हो जाएगा बताओ? के क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब हमारा जो एम है वो है बच्चों आर वेक्टर को निकालना। क्या है हमारा एम? आर वेक्टर को निकालना। और आर वेक्टर बच्चों ने सीखा है कि क्या होता है? टारगेट माइनस सोर्स। तो टारगेट का कितना है? देखो 4 5 है टारगेट, जिसपे फोर्स निकालना है 4 I कैप प्लस 5 J कैप, ठीक है। इसमें माइनस कर दो, टारगेट माइनस, आपने क्या सीखा था बच्चों अभी? टारगेट माइनस सोर्स। सोर्स कौन सा है लगाने वाला? 1 1 वाला। तो कितना हो गया? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो इसके लिए आर वेक्टर कितना हो जाएगा? देखो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बेटा 3 और 4 आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड फिर से कितना हो जाएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका। तो हो गया, ये फोर्स मैग्नीट्यूड 5 है, तो फिर से कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि 5 का क्यूब लेना होता है बच्चों, नीचे यही लेते हैं ना, आर क्यूब, ए क्यू स्क्वायर बाई आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। और आर वेक्टर बच्चों का कितना आया है? देखो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये हो गया फोर्स 1 पर 2 के कारण। अब निकालो 1 पर 3 के कारण, F13 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर, तो एज इट इज लिख लो। अब हमें इसका आर वेक्टर चाहिए, तो इसका बेटा आर वेक्टर फाइंड करने के लिए, इसका आर वेक्टर फाइंड करना है, फिर से करो। अब इसमें और इसमें फोर्स चाहिए आपको, इसमें और इसमें तो हो गया, तो नेक्स्ट जो आएगा उसका आर वेक्टर साइड में कैलकुलेट कीजिए। टारगेट वही है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस, अब पहली बार तो ये था टारगेट, ये सोर्स ये था आई जे, अब कितना है? 7 1 वाला, तो मतलब माइनस 7 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। 7 और 1 है, तो 7 1 माइनस, साइन उल्टे हो जाते हैं माइनस में, तो 7 और 1 प्लस के थे तो वहां माइनस के आगे। तो इसका बेटा आर वेक्टर कितना आ गया? 4 आई और 7 कितना बन गया? माइनस 3 आई, और 5 में एक गया, कितना बन गया? प्लस 4 जे। फिर से 3 और 4 आ गए, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा? 125। और आर वेक्टर बच्चों क्या लिखेंगे? माइनस 3 आई कैप प्लस 4
जे कैप। तो अब आपके पास दो फोर्स आ गए, 1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण। ठीक है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो हमने एक ही फोर्स निकाला था, यहां हमने कितने फोर्स निकाले, दो फोर्स निकाले। अब इनको बेटा ऐड कैसे करोगे बताओ, इनको प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, देखो एफ नेट वेक्टर, तो इसका आएगा एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, या F नेट वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 125। तो पहले तो हम पुट कर देंगे के क्यू स्क्वायर बाई 125 इन ब्रैकेट। अब फर्स्ट वाले के साथ कितना है, फर्स्ट वाले के साथ कितना है, फर्स्ट वाले के साथ कितना है बेटा 3i और 4j, 3i और 4j, तो ये कितना है 3i प्लस 4j, फिर प्लस का साइन है तो साइन उसमें चेंज नहीं करने हैं, ये देखना है प्लस का साइन है तो -3 और +4, तो हम क्या करेंगे -3 और +4 एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 125, 3i तो कट ही गया, ठीक है, और साथ में कितना बच गया 8 जे कैप बच जाएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप होगी। तो 8 के क्यू स्क्वायर बाई 125 जे कैप, ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थी बेटा एक एडवांस प्रॉब्लम जो जेई की एक प्रॉब्लम थी, आपको मैंने बताई आईआईटी की जेई मेंस की एक प्रॉब्लम थी बहुत अच्छी। तो बेटा आपने क्या सीखा इसके अंदर कि अगर फोर्स शॉर्टकट में करो, ठीक है, रिड्यूस करो, दो फोर्स आपको निकालने थे तो दोनों के लिए बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, आर वेक्टर, और आर वेक्टर फाइंड करने का क्या मेथड होता है बताओ, टारगेट माइनस सोर्स। तो टारगेट का पोजीशन वेक्टर और सोर्स का टारगेट वो होता है जिसपे फोर्स निकालना है हमको, ठीक है। तो जैसे हमें 4q पे निकालना था तो ये टारगेट का हो गया, आर टारगेट हो गया, और जो लगाता है वो आर सोर्स हो गया, बात ही खत्म होगी, बस आर वेक्टर निकालो, इसमें पुट करो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यूं ही, ठीक है, समझ गए, नोट कर लो बच्चों इसको भी। ये देखो पॉइंट, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट द डिस्टेंस बिटवीन 10 रेज टू पावर -15 मीटर टू इनफाइनाइट। तो बेटा जो कूलम्स लॉ है वो इस डिस्टेंस के बीच ही वर्क करता है, मतलब इनफाइनाइट तक लगता है। तो बड़ी डिस्टेंस की तो कोई समस्या नहीं है, इनफाइनाइट तक भी एप्लीकेबल है, लेकिन 10 पावर -15 मीटर से इनफाइनाइट, मतलब 10 पावर -15 के अंदर जो डिस्टेंस है, इससे छोटी डिस्टेंस है, उसके ऊपर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि कूलम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका आंसर था इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात क्या हुई, क्योंकि ये जो बेटा है ना, ये न्यूक्लियस की रेडियस होती है, यानी हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं। तो कूलम के हिसाब से तो प्रोटॉन प्रोटॉन पास हो गए, तो उनमें एक बहुत ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए था। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया ये तो, कि प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस तो टूट जाएगा। जबकि एक्चुअल बात क्या होती है कि न्यूक्लियस तो बहुत हाईली स्टेबल होता है, इसको तोड़ना आसान काम नहीं है बेटा, न्यूक्लियस को तोड़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स चलता है, न्यूक्लियस के अंदर कुलाम के लॉ नहीं चलते हैं, कुलाम प्रिंसिपल नहीं चलता, फेल हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वहां किसी और का शासन चलता है, किसी और की पावर चलती है। किसकी पावर चलती है बेटा यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्स की। तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, कोई आपसे पूछे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, तो उसको आंसर क्या दोगे, न्यूक्लियर फोर्स होता है, नेचुरल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो कूलम्स लॉ वहां फेल हो जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपने पढ़ेंगे अपनी ब्रांच 12th क्लास में ही, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसके अंदर आपको इस फोर्स के बारे में पूरा बताएंगे, जैसे आज कूलम लॉ बता रहे हैं वैसे इसके बारे में भी कभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन याद कर लो कि कूलम्स लॉ कहाँ नहीं लगता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता है। नेक्स्ट बात, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, बेसिकली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। ये बेटा बेसिकली पॉइंट चार्जेज के अंदर ही लगता है। इफ द चार्जेज आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्फीयर, देन टोटल फोर्स बिटवीन देम इज स्लाइटली चेंज्ड ड्यू टू इंडक्शन। ये मैं आपको बेटा समझाता हूं अभी क्या होता है इसमें, कि कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज में लगता है। अगर बच्चों पॉइंट चार्ज होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर ये बड़े बड़े स्फेयर हों, बड़े बड़े गोले हों मान लो, तो उसमें जो सेंटर से डिस्टेंस तो चलो अपने ले ली कि सेंटर के बीच डिस्टेंस r है, और हमने कह दिया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 है, लेकिन ये स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेयर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने कह दिया ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो दोनों को हमने सेम कह दिया। लेकिन बेटा रियलिटी थोड़ी अलग होती है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और प्लस में रिपल्शन होता है। प्लस और प्लस में बेटा क्या होता है बताओ, रिपल्शन होता है। तो ये चार्ज की पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, यानी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अगर ये चार्ज गोलों के ऊपर है, स्फेयर के ऊपर है, तो प्लस और प्लस में रिपल्शन होता है, तो सारा चार्ज यहाँ दूर चला जाता है। एक्चुअल में ये चार्ज थोड़ा सा प्लस प्लस में रिपल्शन है, तो क्या होना चाहिए, दूर होना, तो वो दूर हो गया। तो हमें गोले के सेंटर से मतलब नहीं है बेटा, चार्ज का सेंटर, तो चार्ज का सेंटर थोड़ा सा उधर चला जाए, शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये चार्ज का जो सेंटर है वो मैंने गोले के सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। तो सी मैंने क्या लिखा, चार्ज का सेंटर। तो चार्ज का सेंटर बेटा दूर हो जाता है, तो चार्ज का सेंटर दूर हो गया तो आर इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके बीच जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। तो अगर बेटा बड़े गोले हों तो उनमें चार्ज शिफ्ट हो जाता है, पॉइंट चार्ज में नहीं होगा शिफ्ट, क्योंकि पॉइंट चार्ज में तो स्पेस ही नहीं है, कहां शिफ्ट करेंगे बताओ। अगर स्पेस ही नहीं है तो वो हिले डुलेगा कैसे, स्पेस होगा तभी इधर उधर होना पॉसिबल हो सकता है। तो चार्ज अपनी नेचर के कारण, रिपल्सिव नेचर के कारण दूर हो जाता है। अगर दोनों गोले माइनस के होंगे तो भी रिपल्शन होगा। लेकिन बेटा अगर ऐसा होता, बताओ समझ गए सभी बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर एक गोले पे प्लस चार्ज होता, अगर एक गोले के ऊपर प्लस चार्ज होता, तो ये प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, एक गोले पे प्लस होता दूसरे पे माइनस होता, समझ गए ना बच्चों। प्लस माइनस होता तो वो दूर नहीं जाते, पास आ जाते, पास आ जाते तो उनके सेंटर थोड़े नजदीक हो जाते, यानी उनमें आर इफेक्टिव क्या हो जाती, कम हो जाती। और आर इफेक्टिव उनमें कम हो जाती, आर कम हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में फोर्स ज्यादा हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन चलता है बोर्ड क्लास में, नीट क्लास में, कि गोले के फॉर्म में हो तो फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा, दोनों हो सकते हैं। अगर रिपल्सिव वाला हो तो दूर हो जाएंगे चार्ज, तो फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो तो फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ एक बात और, अगर मान लो ये वाला ऑप्शन है तो ये ज्यादा सही है स्फेयर के केस में, ये भी सही है, क्योंकि हम जनरली अप्रोक्स तो यही लेते हैं, थोड़ा सा बेटा चेंज होता है स्लाइटली। तो कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो इसको कर देना है, गोले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही कर देने हैं, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में ये इक्वल ना हो कि लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन आ जाए, तब बच के इस स्लाइड को ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो आज आपने सीखी सम एडवांस प्रॉब्लम, जिसमें मेन सबसे पहले हमने क्या सीखा था, रोड के ऊपर कैसे लेना है, कैसे लेना है, इंटीग्रेशन करके लेना है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, वेक्टर फॉर्म कैसे लेते हैं, वेक्टर फॉर्म 2 चार्ज हो तो कैसे लेंगे, 3 चार्ज हो तो कैसे लेंगे। और इस तरह से हमने ये भी देखा कि इंडक्शन केस के अंदर क्या होता है, ये स्फेयर के ऊपर आर इफेक्टिव चेंज हो जाती है, ठीक है बेटा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से इसको याद कर लेना, पढ़ते रहिए। ओके बेटा, हैव यू नाइस डे।